हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत जो कि हमारा चैप्टर 4 है उसका पार्ट 4 देखेंगे। इसमें हम आईआर रिचर्ड हैं उनके जो काव्य सिद्धांत हैं उनकी चर्चा करेंगे। हम पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत पढ़ रहे हैं। ये जो वीडियो है ये झारखंड सीजीएल पेपर 2 के लिए है। पेपर 2 में यदि आपने हिंदी का चयन किया है तो उसके लिए वीडियो काफ़ी लाभदायक है। इससे पहले मैंने इस जो चैप्टर है पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत, इसमें 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। पहला प्लेटो था, दूसरा ब्लेडफर्स और तीसरा जो था मैथ्यू अर्नोल्ड का सिद्धांत था। तो यदि आपने इन 3 वीडियो को नहीं देखा है तो इस 3 वीडियो को पहले आप देख लोगे। इसके लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ये जेएसएससी हिंदी पेपर 2 करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2। इस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। लगभग यहाँ पे मैंने 15 वीडियो अभी तक अपलोड कर दिया है और जल्द से जल्द मैं ट्राई करूँगा कि सिलेबस जल्द से जल्द खत्म हो जाए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कुछ जो वीडियोस हैं वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, जिसमें झारखंड दरोगा के जो मेंस में हिंदी का पेपर हुआ था वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इन सबको आप चेक कर लोगे। ये कुछ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, इनको आप चेक कर लोगे यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यदि आप वीडियो का PDF चाहते हो और जो इन्फॉर्मेशंस आती रहती हैं वीडियो से रिलेटेड वो यदि आप चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल ये आप टाइप कर सकते हो या फिर मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप इसे ज्वाइन कर लोगे। तो चलिए सबसे पहले हम जो आइए रिचर्ड्स हैं, इयोवर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड, इनके कुछ जीवन के बारे में पहले देख लेते हैं कि इनका जो जीवन, व्यक्तिगत जीवन था वो कैसा था। तो इनका जो जीवन था वो 1993 में इनका जन्म हुआ और 1893 में जन्म हुआ, 1979 में इनकी मृत्यु हुई और इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। ये आप याद रखें, डेट तो नहीं लेकिन इनका जो जन्म स्थान है ये आपसे पूछा जा सकता है। चियासर शहर, इंग्लैंड में चियासर शहर है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। ये एक अर्थशास्त्री थे और मनोवैज्ञानिक के विद्यार्थी थे, इसीलिए इनका जो काव्य सिद्धांत है उसमें अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान से संबंधित आपको जो झलक है वो देखने को मिलेगी। ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इंग्लिश के प्रोफेसर भी रहे, अंग्रेजी के ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे और इनका जो कहना था कि कला को जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध करना था। रिचर्ड की जो आलोचना का केंद्र बिंदु है वो बेंथम, याद रखें कि बेंथम और मिल का जो उपयोगितावादी सिद्धांत है उससे वो प्रभावित थे। और रामचंद्र शुक्ल, ये हमारा सिलेबस में भी दिया हुआ है, रामचंद्र शुक्ल का भारतीय इतिहास। तो रामचंद्र जो शुक्ल थे वो रिचर्ड के जो सिद्धांत थे उसका समर्थन और प्रशंसक करते रहते थे। जो इन दोनों जो है वो मूल्यवादी समीक्षक कहे जा सकते हैं। जो आईआर रिचर्ड्स हैं इनके 2 सिद्धांत हमको पढ़ने हैं। एक तो संप्रेषण सिद्धांत है जिसको थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं और दूसरा है मूल सिद्धांत, थ्योरी ऑफ वैल्यू। तो हम इस वीडियो में थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, संप्रेषण का सिद्धांत, और इससे जो अगला पार्ट आएगा उसमें हम मूल सिद्धांत को पढ़ेंगे। आईआर रिचर्ड के द्वारा कई सारी रचनाएं की गई, कई सारी इनके द्वारा बुक लिखी गई। तो आपको ये सारी बुकें आपको याद होनी चाहिए। द फाउंडेशन ऑफ एथेटिक्स, द फाउंडेशन ऑफ एथेटिक्स 1922 ईस्वी में छपी थी। ये प्रकाशन वर्ष भी याद रखना है क्योंकि मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में प्रकाशन वर्ष काफ़ी पूछे जाते हैं। तो द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स जो उनकी बुक है ये एक रचना जो है वो ऑकडेस और जेम्स वुड के साथ इन्होंने मिलकर लिखा है। मीनिंग ऑफ मीनिंग मतलब अर्थ का अर्थ, इनका प्रकाशन 1923 ईस्वी में किया गया और यह भी ऑकडेन के साथ मिलकर आईआर रिचर्ड ने इसे लिखा है। इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है, इनका तो आपको प्रकाशन याद ही रखना है, 1924 ईस्वी, इसे रट जाए, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, साहित्य आलोचना, हिंदी इसका अनुवाद होगा साहित्य आलोचना। ये जो बुक है ये सबसे इंपॉर्टेंट आईआर रिचर्ड की बुक है। इनमें ही वो जो काव्य से संबंधित उनका जो सिद्धांत है वो उन्होंने दिया है। नेक्स्ट जो इनकी किताब है वो साइंस एंड पोएट्री, साइंस एंड पोएट्री। ये जो किताब है इसका हिंदी अनुवाद विज्ञान और कविता, इनका प्रकाशन 1925 ईस्वी में हुआ था। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, व्यवहारिक आलोचना, इसकी जो प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ था। कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन, कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन मतलब कॉलरिज की जो कल्पना थी, कॉलरिज के बारे में हमने पढ़ा था जब हम विलियम बर्थवर्ड्स को पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे थोड़ी सी चर्चा हमने कॉलरिज के बारे में की थी। तो ये 1935 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। द फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक मतलब शब्दता का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक, इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक हैं जो आईआर रिचर्ड के द्वारा लिखे गए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है जिसका प्रकाशन 1924 ईस्वी में हुआ था।
जो आयर रिचर्ड हैं उनके द्वारा जो बुक्स लिखी गई हैं वहाँ उनका ही कलेक्शन यहाँ पे मैंने फिर से कर दिया है। रिचर्ड जो एक मनोवैज्ञानिक और अर्थशास्त्र के छात्र थे, जिस कारण ही उनका जो काव्य जो शास्त्र है वो उसमें भी आपको मनोविज्ञान और जो मनोविज्ञान और जो उन कहने का जो अर्थ विज्ञान है उसकी झलक उनको आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इनका जो थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन है इसी को हमको पढ़ना है। तो जो संप्रेषण का सिद्धांत है, संप्रेषण का सीधा सा अर्थ आप लगा के रखोगे यहाँ पे। अब आप हमेशा याद रखोगे कि इसका मतलब कम्युनिकेशन होता है, मतलब अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना। अपनी जो बात आप कर रहे हैं वो दूसरा कोई समझ पाए, इसे ही संप्रेषण कहते हैं, इसे ही कम्युनिकेशन कहते हैं। तो अनुभूतियों को दूसरे तक पहुंचाना, अपनी जो अनुभूति है, मानव की जो अनुभूति है, आपकी जो मन में इच्छा आई उसको दूसरे तक पहुंचाना मानव के लिए लोक व्यवहार का अभिन्न अंग है। इसके बिना आप एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, एक दूसरे को अपनी भावनाओं को समझा नहीं सकते। सामान्य जन भी अपनी भावनाओं का संप्रेषण करता है, कम्युनिकेशन करता है, और कलाकार भी, इसमें कोई अंतर नहीं है, हर कोई कम्युनिकेशन करता ही है। प्रेम, करुणा, दया, क्रोध, राग, द्वेष आदि पारंपरिक संप्रेषण का प्रतिफल है। ये संप्रेषण के कारण ही हम किसी को प्रेम जाहिर कर पाते हैं, किसी से हम करुणा दिखा पाते हैं, किसी पे हम दया कर पाते हैं, किसी पे क्रोध करते हैं। जो राग, द्वेष, ये सारी जो भावनाएं हमारे मन में, अंतर्मन में निहित होती है, ये संप्रेषण के कारण ही हम एक दूसरे से साझा कर सकते हैं। कलाकार और जो जनसाधारण की अनुभूति में काफ़ी अंतर नहीं होता। ये कहना है किसका? ये आयर रिचर्ड का कहना है कि जो कलाकार होते हैं, जो राइटर होते हैं, या फिर कोई कलाकार हो, सिंगर हो, ये सब के जो दोनों को जो संप्रेषण है, उनकी जो अनुभूति होती है, उनका कहना है कि इसमें अंतर नहीं होता, लेकिन यह अनुभूति की अभिव्यक्ति में होता है। जो अनुभूति है उसमें तो अंतर नहीं होता, लेकिन अनुभूति की अभिव्यक्ति में अंतर होता है। वो कोई व्यक्ति आप देखे होंगे कि किसी व्यक्ति के जो कहने का तरीका होता है वो जबरदस्त होता है, वो लाजवाब होता है, जिसके कारण वो लोगों को प्रभावित करता है। तो हर व्यक्ति की अनुभूति तो सेम होती है, लेकिन उसे व्यक्त करने का, उसे जो संप्रेषण करने का जो उनका तरीका होता है वो लाजवाब होता है, जिस कारण ही वो लोगों को प्रभावित करते हैं। तो ये उनका कहना है। अपने प्रभावी अभिनय एवं अभिव्यंजना के द्वारा, अभिव्यंजना जो अभिधा, लक्षणा और अभिव्यंजना जो शक्ति होती है, ये शब्द शक्ति के 3 जो टाइप होते हैं। यदि शब्द शक्ति का आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख ले, मेरे चैनल पे वो अवेलेबल मिल जाएगा आपको, प्लेलिस्ट आप चेक कर लोगे, वहां पे आपको शब्द शक्ति का पूरा नॉलेज हो जाएगा। मतलब सीधा सा शब्द शक्ति का अर्थ है कि शब्दों में जो अर्थ होता है उसको जाहिर करने की जो शक्ति शब्द की होती है उसे ही शब्द शक्ति कहते हैं। तो ये जो अभिव्यंजना के द्वारा जो काम सक्षम कलाकार द्वारा संभव हो पाता है, बिना अभिव्यंजना के नहीं हो पाएगा। आप इससे जब वो वीडियो आप देखोगे शब्द शक्ति का, तो उससे आपका एक आइडिया लग जाएगा कि अभिव्यंजना क्या है। रिचर्ड के अनुसार जो संप्रेषण है वो अनुभूति का यथावत अंतरण नहीं है, ना ही 2 व्यक्तियों के बीच अनुभूति का तदम्यता, बल्कि कुछ अवस्थाओं में भिन्न भिन्न मनों की अनुभूतियों में अत्यंत समानता ही संप्रेषण है। इनका कहना है कि जो संप्रेषण होता है वो अनुभूति तो सब व्यक्ति में एक ही होता है, प्रत्येक जो व्यक्ति है उसमें अनुभूति लगभग समान होती है, लेकिन अनुभूति का जो उनका जो अभिव्यक्त करने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है, कलाकार का डिफरेंट होता है। इस कारण ही वो लोगों को प्रभावित कर पाते हैं। रिचर्ड ने कला माध्यमों में संप्रेषण पर विचार किया है। उनके अनुसार संप्रेषण कला का तात्विक धर्म है। बिना संप्रेषण के आप किसी चीज को एक दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते। आप में यदि संप्रेषण की क्षमता नहीं हो, आप में कम्युनिकेशन की क्षमता नहीं हो, तो आप दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। और आप जब दूसरे को प्रभावित नहीं कर पाएंगे तो वो आपकी जो रचनाएं हैं, आपकी जो कलाएं हैं, उसको वो क्यों पढ़ेगा। तो प्रभावी अभिव्यंजना ही संप्रेषण है, और संप्रेषण के समर्थ व्यक्ति ही कलाकार है। जिसमें संप्रेषण नहीं हो, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल नहीं हो, जिसमें अपनी भावनाओं को अच्छे तरीके से व्यक्त करने की शक्ति ना हो, वो कलाकार हो ही नहीं सकता। अन्यथा हर व्यक्ति कलाकार होता। हर व्यक्ति आपको कुछ कहता तो वो प्रभावित करता, हर व्यक्ति गा देता गाना तो आपको प्रभावित उससे हो जाते। लेकिन ऐसा थोड़ी है, आप प्रभावित अरिजीत सिंह से ही होते हो। अब आप अरिजीत सिंह का कोई गाना सुनो, उसको सुन के ऐसा लगेगा कि आप अंतर मन में खोते चले जा रहे हो। तो ये होता है कलाकार की ये क्षमता होती है, जो सामान्य जो व्यक्ति है उसमें नहीं होता है। लेकिन जो अनुभूतियां होती है वो सब व्यक्ति में यही होता है, लेकिन उनका जो अभिव्यक्त करने का तरीका होता है वो कलाकार का डिफरेंट होता है। इस कारण ही वो कलाकार होता है। ये किसका कहना है? तो ये आयर रिचर्ड का कहना है। सार्थक और सचेतन अनुभूतियां ही अभिव्यक्त होकर संप्रेषण का विषय बनता है। ये सब चीजें मैंने आपको पहले ही बता दिया है। संप्रेषण का सर्वाधिक उपयोग कला में होता है। रिचर्ड्स के अनुसार कलाएं हमारी संप्रेषणात्मक क्रियाएं के उत्कृष्टतम रूप हैं। जब आप जो संप्रेषण है वो कला के द्वारा ही किया जा सकता है।
जब आप कला, कोई जो व्यक्ति है वो नाटक कर रहा है, कोई व्यक्ति अभिनय कर रहा है, तो वो उसमें जो क्षमता होती है, उसमें जो संप्रेषण की क्षमता होती है, इस कारण ही वो ऐसा कर पाता है और हमको प्रभावित कर पाता है। ये प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में उनका लिखा गया है कि किसी जो कलाकार है उसकी जो प्रतिभा है, प्रतिभा की जो कसौटी है वो संप्रेषण ही है। वो कितना प्रतिभावान है, कोई व्यक्ति कितना प्रतिभावान है, कोई कलाकार कितना प्रतिभावान है, ये उसका जो संप्रेषण है लोगों को कितना प्रभावित कर सकता है, इस पे ही निर्भर करता है। संप्रेषण किसी कलाकार का मुख्य उद्देश्य होता है। कवि, नाटककार, मूर्तिकार, चित्रकार, सभी कलाकारों की यही कोशिश होती है कि वो संप्रेषण कर पाए, अपने जो अनुभव है वो कला के ढक कर संप्रेषित हो जाए, और कुशल एवं अनुभवी कलाकार अपने अनुभव एवं विचारों को अपनी कृति के माध्यम से प्रेषणीय बनाता है। संप्रेषण की प्रक्रिया तभी पूरी होती है जब कलाकार सहृदय तक पहुंच जाता है। कहने का सीधा सा अर्थ है कि संप्रेषण तभी सफल हो पाएगा, संप्रेषण की प्रक्रिया तभी सफल हो पाएगी जब वो सहृदय तक पहुंच जाएगी। मतलब मैंने एक गाना गाया, या फिर आप ले सकते हो कि मैंने कविता लिखी, ठीक है, मैंने एक कविता लिखी, तो ये कविता जब सहृदय मतलब पाठक होता है, ये याद रखो, पढ़ने वाला या फिर श्रोता। तो सहृदय तक यदि मैं उस भाव को, अपना जो मेरा भाव था उसको मैं यदि पहुंचा पाया, तभी मैं एक सफल कलाकार हूं। तभी मैं अपने जो भावनाएं हैं उसको पहुंचाने में यदि सफल हो पाता हूं, तभी मैं कहा जा सकता है कि एक सफल कलाकार का यही गुण होता है। तो आप समझ गए होंगे कि संप्रेषण का मतलब क्या होता है। ध्यातव्य है कि संप्रेषण की प्रक्रिया सचेतन नहीं है। ये जो संप्रेषण की प्रक्रिया है ये सचेतन नहीं है। कलाकार की अचेतन में विद्यमान संप्रेषणीय का भाव जो है वो सहज मानसिक प्रक्रिया है। आइए रिचर्ड का कहना है कि ये जो संप्रेषण है ये कलाकार में सहज ही होता है। मतलब उसकी प्रतिभा ये होती है जिस कारण से जो संप्रेषणीय जो गुण होता है उसमें सहज होता है, वो भगवान के द्वारा ही दिया गया होता है। रिचर्ड के अनुसार संप्रेषण की प्रक्रिया वहां घटित होती है जहां अलग अलग व्यक्तियों की अनुभूतियों में समानता पाई जाती है। जो अलग अलग व्यक्तियों हैं उनकी तो अनुभूतियों में समानता पाई जाती है, लेकिन उनका जो अभिव्यक्त करने का तरीका होता है वो कलाकार का बेस्ट होता है। जब एक मन के परिवेश के प्रति प्रक्रिया व्यक्त करता है तो दूसरा मन उसके प्रतिभाव होता है, दूसरा मन उससे प्रभावित होता है, और कुछ दूसरे मन की ऐसी अनुभूति उत्पन्न होती है जो प्रथम अनुभूति के समान और अंशतः उसके कारण उत्पन्न होती है। ये कहाँ लिखते हैं? तो ये प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में वो लिखते हैं। इनका कहना है कि जो प्रथम मन है ये कलाकार का मन है, कलाकार ने एक कविता लिखी, और जो दूसरा मन है वो सहृदय का मन है, पाठक और श्रोता का मन है। तो पहला जो मन है, जो कलाकार का मन है, वो पाठक को प्रभावित यदि कर पाता है, उसका जो मन है उसके अंतर मन में वो घुस पाता है, अंतर मन को प्रभावित करता है, तो वो ही संप्रेषण कहलाता है। यही कलाकार का एक गुण होना चाहिए। रिचर्ड संप्रेषण का संबंध भाव और अनुभूति से जोड़ते हैं। रिचर्ड जो है वो संप्रेषण का संबंध जो है वो भाव अनुभूति से जोड़ते हैं। पाठक के मन में निष्पन्न वृत्तियां, मतलब उत्पन्न जो भावनाएं उसमें होती है, वो संतुलन और सामंजस्य में संप्रेषण का मूल्य निहित होता है। उसमें जब तक संप्रेषण, आपके जो कम्युनिकेशन आप में नहीं होगा, आपको प्रभावित करने का आप में क्षमता नहीं होगी, तो जो कलाकार है उसके आप मन को, उसका जो भाव है उसको प्रभावित आप नहीं कर पाओगे। कलाकार द्वारा संप्रेषण अनुभूति को रिचर्ड सामान्यकृत अनुभूति मानते हैं। ये आप याद रखो, सामान्यकृत मतलब उनका कहना है कि ये जो कलाकार में जो गुण होता है संप्रेषण का, ये सामान्य उसमें निहित होता है। ठीक है, हर व्यक्ति में ऐसा नहीं हो सकता, वो एक कलाकार है उसमें ये निहित होता है। उनका कहना है कि भले ही वस्तुओं और घटनाओं का अनुभव सभी को होता है, कोई घटना घटती है, कोई वस्तु होती है, इन सबका अनुभव सभी को होता है, लेकिन अपने विशिष्ट गुणों के कारण कलाकार जो है, अर्थात जो कवि है, उसे अभिव्यक्त करने में सक्षम होता है। एक जो आप कोई भी सिंगर मान लीजिए, कोई भी गाना लिखने वाला है या फिर कोई कवि लिखने वाला है, तो ये किसी घटना है उसको देखता है। जैसे कोई घटना है, एक महिला पत्थर तोड़ रही है, तो उस घटना को देखता है, तो वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद की सड़कों पे, ये लिखा गया है, वह तोड़ती पत्थर एक इलाहाबाद की सड़कों पे। तो ऐसा तो नहीं है कि उसे सिर्फ वो जो कवि है उन्हीं ने उसे देखा था तोड़ती पत्थर,
लेकिन उनकी जो भावनाएं हैं, उनका जो विशिष्ट गुण है भावनाओं को व्यक्त करने की, संप्रेषण करने की, ये कवि में अधिक होते हैं, जिस कारण से उसे वो शब्दों में सजो पाते हैं और पाठक सही हृदय के पास उसे प्रस्तुत कर पाते हैं, जिस कारण से वो उसकी भावनाओं को स्पर्श करता है, उसमें दया का भाव आता है। जैसे ही सुनते हैं कि जैसे ही कविता वो वियोग रस वाला हो तो उसमें दया का भाव आए, वीर रस वाला हो तो आप में वीरता का भाव आता है। तो ये एक कविता का गुण होता है, ये कवि का गुण होता है कि वो अभिव्यक्त कर पाने में सक्षम होता है, नॉर्मल व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता है। इस प्रकार सफर पर जो संप्रेषण है कलाकार का आवश्यक गुण है। कलाकार के पास जो निर्मम मूल्यवान जो सौंदर्यानुभव होना चाहिए, उसमें संप्रेषण होना चाहिए। रिचर्ड्स के अनुसार जो कवि अनुभूति के विविध तत्वों के संबंध स्थापित करने अधिक सफल और स्वतंत्र होता है। ये कहा गया है कि रिचर्ड्स के अनुसार जो कवि जो है वो अनुभूति में विविध तत्वों में संबंध स्थापित करता है। उसकी जो अनुभूति होती है उसमें वह विविध जो प्रकार की अनुभूतियां उसमें होती है, उसमें वो संबंध स्थापित कर पाता है, उसको एक दूसरे से जोड़ पाता है, जिस कारण ही वो जो पाठक है उनको प्रभावित कर पाता है। रिचर्ड के अनुसार जो कवि या कलाकार में जागरूकता, निरीक्षण जो शक्ति होना आवश्यक मानते हैं। वो कहते हैं कि जो एक कलाकार होता है उसमें निरीक्षण की शक्ति अधिक होनी चाहिए, वो जबरदस्त होनी चाहिए, तभी वो कलाकार कहा जा सकता है। अन्यथा वो सामान्य व्यक्ति की तरह किसी चीजों को देखेगा, ऐसा नहीं है। सामान्य व्यक्ति की तरह आप देखिएगा तो आप थोड़ी कलाकार कहे जाइएगा। आप एक कलाकार हैं तो आप में एक विलक्षण गुण होता है, जिसके कारण ही आप वो किसी घटनाओं को आप शब्दों में पिरो पाते हैं और उसे लिख पाते हैं। सफल संप्रेषण के लिए कवि के पास अतीत का अनुभव होना चाहिए। यदि आप किसी घटनाओं पे लिख रहे हैं, जैसे आप किसी साहित्यिक घटना पे, साहित्यिक बोल रहा हूँ, ऐतिहासिक घटना पे आप लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं या फिर आप कविता लिख रहे हैं या फिर साहित्य लिख रहे हैं, तो आपको उस अतीत का अनुभव होना चाहिए, तभी आप वैसे कर चो। और आप में नॉर्मलिटी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप आडंबरपूर्ण शब्दों का प्रयोग कर करके ऐसा लिखते जाओ, नहीं, आप में नॉर्मलिटी होनी चाहिए और आप अतीत का अनुभव आपको होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा जो कलाकार है वो आप बन सकते हो, एक अच्छा राइटर आप बन सकते हो। संप्रेषण के दो पहलू होते हैं। पहला पहलू यह होता है कि जहां कलाकार में प्रभावी अभिव्यंजना जरूरी है। जो शब्द शक्ति है आप उसे पढ़ेंगे तो अभिव्यंजना को आप समझ जाएंगे। अभिव्यंजना सीधे कहने का अर्थ कि जब जो अर्थ है, शब्द का जो अर्थ है वो सामान्य अर्थ से अलग हो जाता है, डिफरेंट होता है, उसे सामान्य अर्थों में नहीं लिया जा सकता। जैसे मेरी बेटी तो गाय है, इसका अर्थ थोड़ी हो जाएगी कि वो लड़की गाय है। इसका अर्थ हो जाएगा कि मेरी लड़की सीधी सादी है, मतलब एक सीधी लड़की है, एक सामान्य लड़की है, इसका अर्थ ये हो गया। तो अभिव्यंजना का सीधा सा अर्थ होता है कि जो सामान्य अर्थ में ना लेकर उसे एक विशेष अर्थ में उसका अर्थ बनता है। शब्द का जब अर्थ बनता है तो उसे ही अभिव्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। आप इसके लिए वो वीडियो मेरा देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वहीं भावक या पाठक की विशिष्ट ग्राहिक शक्ति सफल संप्रेषण के लिए अनिवार्य है। जो दो प्रकार के संप्रेषण के पहलू है, पहला कि वो उसमें अभिव्यंजना होनी चाहिए, कलाकार की जो क्षमता है उसमें अभिव्यंजना होनी चाहिए, शब्दों में अभिव्यंजना होनी चाहिए। और दूसरा होता है कि पाठक के पास उस संप्रेषण के लिए अनिवार्य सत्र उसमें होने चाहिए। तो ये संप्रेषण के दो गुण होते हैं। कृति का जो वस्तुत्व है, मतलब कृति जो कोई बुक है, कोई साहित्य है, उसका जो कंटेंट है, कंटेंट के प्रभावशाली होने के लिए संप्रेषण जो है वो उसमें सहायक होता है। उसमें संप्रेषण के लिए लय होना चाहिए। यदि आप कलाकार हैं, आप गाना गा रहे हो, आप सिंगिंग कर रहे हो, तो आप में लय होना चाहिए। आप में छंद, जो आप जब लिखते हो कविताएं तो उसमें छंद होनी चाहिए, उसमें अलंकार होने चाहिए, उसमें रस होने चाहिए, उसकी एक रूपरेखा होनी चाहिए कि आप किस तरीके से उसे कर रहे हो। तो ये विषय वस्तु के लिए ये आवश्यक होता है। काव्य में रूपक अलंकार जो मेटाफोर होता है, रूपक अलंकार अर्थात अलंकार का एक भेद जिसमें समानता के आधार पर प्रस्तुत अप्रस्तुत का आरोप लगाता है। मतलब जो प्रस्तुत किया गया है उसको रहते हुए दूसरे का आरोप लगाया जाता है, दूसरे को उसमें स्थापित किया जाता है। यह रूपक अलंकार कहा जाता है। जब हम अलंकार पढ़ेंगे तो आप आसानी से इसको समझ पाओगे। वैसे अलंकार आसान सी चीज है, आपने इसे पढ़ा भी होगा। रिचर्ड विशेष महत्व देते हैं अलंकार को। इन्होंने रूपक को लाक्षणिकता, जो लाक्षणिक शब्द शक्ति होती है, ये सब शब्द शक्ति का जो वीडियो है उसमें आप इसको समझ पाओगे। मैंने इसीलिए बोला था कि आप पहले वो वीडियो देख लोगे शब्द शक्ति वाले, तभी आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। लाक्षणिक शब्द शक्ति के आधार पर मतलब लक्षण के गुण पे, जैसे वह तो बंदर है, तो ऐसा थोड़ी है कि वो तो मनुष्य है, वो बंदर थोड़ी है, लेकिन उसमें जो गुण है, बंदर का जो गुण है उछल कूद करने का, वो लाक्षणिक गुण हो जाता है। तो ये लाक्षणिक शब्द शक्ति कहलाती है। बाकी वो वीडियो आप देख लोगे, उसमें आसानी से चीजों को आप समझ पाओगे।
तो ये पर्याप्त रूप देखा जाता है। लाक्षणिक भाषा जो है जो मेटाफोरिक लैंग्वेज के द्वारा कवि सूक्ष्म अभिव्यक्तियों को प्रकट कर पाता है। ये जो उसकी क्षमता होती है लाक्षणिक शब्द शक्ति में, इसी कारण से जो व्यक्ति है वो छोटे से छोटे जो उनका जो अनुभव है, उनकी अनुभूतियां हैं, वो कवि उसको प्रकट कर पाता है तथा कई बार विरोधी वस्तुओं को सामंजस्य ला सकता है। ये उसका जो गुण होता है, लाक्षणिक भाषा शब्द शक्ति का जो गुण होता है, ये इसके कारण ही कवि ऐसा कर पाता है। कवि अपनी जो कल्पनाशीलता के द्वारा लाक्षणिक भाषा का विलक्षण प्रयोग कर सकता है, ये कवि में गुण होता है। रिचर्ड के अनुसार संप्रेषण को अचेतन प्रक्रिया का हिस्सा बताया है, जबकि कई आलोचक का यह मानना है कि सृजन का जटिल प्रक्रिया है। रिचर्ड कहते हैं जो संप्रेषण है ये अचेतन मन का एक प्रक्रिया होता है जो हर किसी में नहीं होता है, लेकिन उनके जो आलोचक है उनका कहना है कि ये एक जटिल प्रक्रिया है। ये सृजन की एक जटिल प्रक्रिया है जो कवि में होती है। ठीक है, इसमें विषय का चयन से लेकर सृजन की परिणति तक सचेतन लेखकीय प्रतिभा सक्रिय होती है। मतलब प्रतिभा होनी चाहिए तभी वो ऐसा कर पाता है कलाकार, लेकिन रिचर्ड का ऐसा कहना है कि वो सभी मनुष्य में होता है। वस्तुतः जो वस्तु विषय का चयन है, उसकी प्रस्तुति है, अलंकार का जो योजना है, अलंकार जो कैसे आप उसको प्रस्तुत कर पा रहे हो, इन सब का अनायास घटित होने वाली कोई प्रक्रिया नहीं है। लेकिन रिचर्ड कहते हैं कि ये अनायास ही घटित हो जाती है, लेकिन उनके जो आलोचक है ये कहते हैं कि ये अनायास घटित होने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये एक जो कलाकार है उसका ये गुण होता है कि वो ऐसा कर पाता है। शब्द का चयन, बिंब विधान आदि की अचेतन प्रक्रिया का हिस्सा मानना उचित नहीं होगा। तो रिचर्ड का यह कहना गलत है कि जो कलाकार होता है उसमें ये अचेतन मन में ये स्थित होता है, ऐसा नहीं है। वो उसकी प्रतिभा होती है जिस कारण ही उसमें ये क्षमता होती है कि आप वो संप्रेषित कर पाता है अपनी भाषा को। जो इलियट हैं, आयर इलियट, टी.एस. इलियट, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, टी.एस. इलियट ने लिखा है कि संभवतः किसी कृति जो किसी बुक है उसमें सृजन में कृतिकार का श्रम अधिक हिस्सा आलोचनात्मक श्रम का कहता है। जो कृति है उसका श्रम जो होता है वो उसका इंपॉर्टेंस होता है। छांटने, मिलाने, संरचना देने, काटने, सुधारने, जांचने की बहुत ही पेशेवर देने वाला जो श्रम जीतने वाला आलोचकात्मक होता है और उतनी ही उसकी रचना भी। मतलब टी.एस. इलियट का सीधा कहना है कि कोई यदि काव्य है, कोई यदि साहित्य है, तो इसमें जो लिखने वाला है, मतलब वो उसे श्रम से स्थापित किया गया है, उसका जो कार्य करने वाला है, उसे लिखने वाला जो कवि है, जो कलाकार है, उसमें ये क्षमता होती है, जिस कारण ही वो ऐसा कर पाता है। उसमें छांटने की क्षमता होती है, उसमें किसी शब्दों को एक दूसरे से मिलाने की क्षमता होती है, उनको संरचना करने की क्षमता होती है, उसमें काटने हटाने की क्षमता होती है, सुधारने की क्षमता होती है, जांचने की क्षमता होती है। ये एक कलाकार में क्षमता होती है। ऐसा नहीं कि वो अनायास ही आ जाता है, अचेतन मन में होता है, ऐसा नहीं होता है। उसमें यह प्रतिभा होती है जिस कारण ही वो ऐसा कर पाता है। साधारणीकरण या संप्रेषण का सिद्धांत, ये दोनों है लगभग समान है। भारत में इसे साधारणीकरण कहा जाता है और जो पाश्चात्य साहित्य है उसमें इसे संप्रेषण का सिद्धांत कहा जाता है। भारतीय काव्यशास्त्र में रस निष्पत्ति, मतलब रस की जो उत्पत्ति की प्रक्रिया है वो साधारणीकरण कहते हैं। साधारणीकरण की प्रक्रिया भाव या विचार योग से संपन्न होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि सामान्यतः सबके उसी भाव का आलंबन हो, मतलब भाव के आधार पर हो, तथा उसमें रसबोध, रस जागृत करने की पूर्ण जो शक्ति नहीं आती है, इस रूप में लाया जाना हमारा जो यहाँ साधारणीकरण कहलाता है। मतलब उनका कहना है कि एक जो आप रचना करते हो, तो आप जब लिखते हो तो ये कोई यदि आपने कोई कविता लिखी, तो रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि वो जो कविता का जो भाव है, ये जो कविता का जो प्रक्रिया है, वो जो भाव है, वो सभी के लिए समान होनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति उसे पढ़े तो उसकी जो अनुभूति है वो सबको समान होनी चाहिए। उसे ही साधारणीकरण कहा गया है। और यही चीज जो पाश्चात्य साहित्य है उसमें संप्रेषण कहा गया है। ये कहाँ लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो चिंतामणि भाग 1 में लिखा है। कवि की अनुभूति एवं सामान्य व्यक्ति की अनुभूति में अंतर होता है। ये किनका कहना है? तो ये टी.एस. इलियट का कहना है। टी.एस. इलियट नहीं, ये रामचंद्र शुक्ल का कहना है। सामान्यतः व्यक्ति की अनुभूति राग, द्वेष, प्रेम और ईर्ष्या से युक्त होती है, लेकिन कवि अपनी अनुभूति में संप्रेषणीय बनाने के लिए उसमें लोक सामान्य की भाव भूमि पर ले जाता है। कहने का अर्थ है कि जो सामान्य व्यक्ति होता है उसमें तो राग द्वेष होता ही है एक दूसरे के प्रति, लेकिन एक जो कविता होती है, एक जो कवि होता है, उसमें ये गुण नहीं होता है।
वो राग द्वेष से ऊपर उठ जाता है और उसमें जो अपनी जो कवि है, अपनी जो कृति है, उसे संप्रेषणीय बनाने के लिए वो लोक सामान्य की भाव भूमि पर ले जाता है। मतलब हर चीज, हर व्यक्ति के लिए, लोक सामान्य के लिए वो लिखता है। ऐसा नहीं है कि वो राग द्वेष में, किसी के राग द्वेष में ऐसा करता है। रिचर्ड बताते हैं कि संप्रेषण वह स्थिति है जहां विभिन्न मस्तिष्कों में कमोवेश एक जैसी अनुभूति, जैसा कि पहले भी मैंने बताया है, वो अनुभूति जो है वो एक जैसी ही होनी चाहिए। यही इसी को जो भारतीय काव्य शास्त्र है उसमें साधारणीकरण रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। जैसी अनुभूति का जन्म हो वे कलाकार द्वारा प्रेषित अनुभूति की सामान्यकृत अनुभूति कहते हैं। संप्रेषण के सामान्य निर्वाह के लिए मानसिकता और पाठक की मानसिकता जो है वो एक रूप होनी चाहिए। जो लेखक की मानसिकता है और जो पाठक की मानसिकता है उसमें एक रूपता रहे, तभी वो जो लोग हैं उसमें जो संप्रेषित करना चाहता है जो कलाकार, वो सामान्य रूप से संप्रेषित हो पाएगा। रिचर्ड ने बताया है कि मानव के मन में प्रतिमूलक और निर्वृत्त मूलक, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आवेग पाए जाते हैं। कवि या कला के जो प्रतिमूलक जो है, प्रतिवादी वो जो मूलक होते हैं, वो आवेग का महत्व है। और अब मतलब पॉजिटिव जो होता है उसका महत्व होता है कविता में, वो आवेग अधिक महत्वपूर्ण हो जाए जो दूसरे की क्षति पहुंचाए बिना अपना विकास करे। मतलब पॉजिटिव भाव जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक कलाकार के लिए, एक कविता के लिए, एक साहित्य के लिए, जो कि दूसरे को बिना क्षति पहुंचाए जो अपना विकास वो कर पाए। मानव मन की सर्वोत्तम स्थिति वह है जिसमें मानसिक क्रियाएं बेहतरीन संगीत में रहती है तथा आवेगों में संघर्ष और विघटन कम होता है। कविता और कला के अन्य रूप आवेगों के बीच ऐसे संतुलन स्थापित करते हैं जिसमें हमारी अनुभूतियों और संवेदनाओं को व्यापकता मिलती है। तो ये आयर रिचर्ड का जो सिद्धांत है वो इनका ये कहना है। आवेग के लिए एक साझा भाव भूमि तैयार होती है। इसमें मानव के बीच संवेदना एकत्व स्थापित होती है। यह प्रक्रिया भारतीय काव्य शास्त्र में वर्णित साधारणीकरण की तरह है। टी.एस. इलियट का जो आयर रिचर्ड है उनका कहना है कि जो अनुभूतियाँ होती है वो सब में समान होती है। ये चीज़ें मैंने पहले भी आपको बता दिया है। अनुभूतियाँ जो होती है वो सब में समान होती है। और इसी तरह से रामचंद्र शुक्ल जो भारतीय जो साधारणीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें भी यही कहते हैं कि जो कवि होता है, जो पाठक होता है, जो लेखक होता है, लेखक जो होता है, वो उसमें यह गुण होना चाहिए कि वो जो अपनी भावनाओं को संप्रेषित करे, अपनी भावनाओं को जो कम्युनिकेट करे, तो वो सारे व्यक्ति के लिए समान हो। सभी पढ़े तो वो समान अनुभूति उनमें होनी चाहिए। तो यही जो साधारणीकरण होता है और यही संप्रेषण होता है। अंतर यह है कि भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य संवाद में साधारणीकरण को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। ब्रह्मानंद सहोदर का मतलब कि जब किसी काव्य को पढ़ें, किसी आप नाटक को देखें, किसी अभिनय को देखें, तो आप में ब्रह्मानंद सहोदर होना चाहिए। मतलब जो अलौकिक, जो आप में अलौकिक जो आनंद है वो आपको मिलना चाहिए, ब्रह्म के जैसा आनंद आपको मिलना चाहिए, तो वो ब्रह्मानंद सहोदर को कहा गया। लेकिन रिचर्ड के जो सिद्धांत है उसे सांसारिक माना गया है। यही सिर्फ आपको अंतर मिलेगा कि इहलौकिक है, लेकिन भारतीय जो साधारणीकरण है उसमें परलौकिक, अलौकिक, जो आपको अलौकिक आनंद आपको मिल सकता है। भारतीय जो साहित्य है उसको पढ़ने के बाद आपको अलौकिक आनंद मिलेगा। ये साधारणीकरण जो है भारतीय काव्य शास्त्र का उसमें कहा गया है। लेकिन जो रिचर्ड है वो उनका जो कहना है कि वो जो आनंद आपको मिलेगा वो सांसारिक होगा, ऐसा नहीं हो कि वो अलौकिक होगा। इसीलिए उन्होंने इस अनुभूति को लोकोत्तर, मतलब असाधारण या विलक्षण मानने से इनकार किया है। इलियट किसने इनकार किया है? तो वो रिचर्ड ने इनकार किया है। लेकिन जो रामचंद्र शुक्ल है या भारतीय काव्य शास्त्र है, इसमें ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। वे कलात्मक अनुभूति को मानवीय अनुभूति मानते हैं, ठीक है, उसमें नॉर्मलिटी को वो विशेषता महत्व देते हैं। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। साधारणीकरण और संप्रेषण सिद्धांत दोनों का उद्देश्य कला या पाठक तक संप्रेषण है। ये पहले भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसीलिए साधारणीकरण और संप्रेषण में काफी निकटता मिलती है। एक अंतर आप यहाँ देख सकते हो कि जो साधारणीकरण है वो अलौकिक है, ठीक है, इससे आपको अलौकिक आनंद मिलेगा। और जो रिचर्ड का जो सिद्धांत है संप्रेषण का, इससे आपको इहलौकिक आनंद मिलेगा। आगे वो कहते हैं कि दोनों जगह अनुभूतियां व्यक्तिगत स्वार्थ बंधनों में मुक्त होकर जन सामान्य की अनुभूति होती है। जन समान की जो भाव भूमि पर प्रतिष्ठित होती है। अपरिचय की अवस्था में संवाद या संप्रेषण संभव नहीं हो पाता। रिचर्ड के अनुसार आत्मा को छिपा देने वाला स्वार्थ एकाकी वृत्तियां को
विराम मिल जाता है और पाठक का सहृदय अपने अस्तित्व के प्रति सचेतित हो जाता है। जब आप किसी काव्य को पढ़ते हैं तो आपकी जो आत्मा की जो अनुभूति है वो स्वार्थक, एकीकृत और विकृत में विराम में चला जाता है और जो उनका सहृदय होता है, जो पाठक जो होता है, वो अपने अस्तित्व के प्रति सचेत हो जाता है। उसका जो अस्तित्व क्या है उसके प्रति वो सचेत होता है। ये आयर रिचर्ड का कहना है। यह अवस्था कुछ मुक्ति बोध की परम अभिव्यक्ति की तरह होता है। जब आप मंत्र मुग्ध हो जाते हो, जब आप किसी कविता को पढ़ते हो, किसी गाने को सुनते हो, किसी कलाकार का अभिनय देखते हो, तो उसमें आप खोते चले जाते हो। यही आयर रिचर्ड का कहना है। रिचर्ड के जो सहयोगी थे वो ऑगडेन और वुड थे। इसे इम्पैथी वो बोलते हैं, ये समानुभूति इसे कहते हैं। ये भी आप इसे याद रखोगे। इस अवस्था के बारे में लिप्स ने बताया है कि इसमें आत्मा और वस्तु के बीच विरोध का शमन हो जाता है। कहने का मतलब है कि आत्मा जो होती है, अंतरात्मा जो व्यक्ति की होती है, और जो संसारिक वस्तु होती है, उनमें जो एक विरोध होता है वो शमन हो जाता है जब आप ऐसी रचनाएं पढ़ते हो, जब आप संप्रेषित कर पाते हो। रिचर्ड के अनुसार कवि की अनुभूति और सामान्य व्यक्ति की अनुभूति में अंतर होता है। ये मैंने पहले भी बता दिया है, ये सब चीज़ें मैंने पहले आपको बता दिया है। जो हृदय की अनुभूति को संप्रेषणीय बनाने के लिए किया गया जो व्यापक जो है वो व्यापार जो है वो साधारणीकरण कहलाता है। हृदय की जो अनुभूति होती है, सहृदय मतलब पाठक और जो श्रोता होते हैं, उनका जो हृदय की अनुभूति जो होती है उसको संप्रेषणीय बनाने के, उसके लिए कम्युनिकेट करने के लिए जो इसके लिए व्यापार जो होता है, इसके संबंध में जो क्रियाएं होती है वही साधारणीकरण कहलाता है। और संप्रेषण आपको दोनों चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। यह सही है कि रिचर्ड जिसे संप्रेषण कहते हैं उसे ही भारतीय काव्यशास्त्र में साधारणीकरण कहा गया है। यह आप समझ लोगे। इसके लिए जो अंतर है वो भी मैंने बता दिया है। लेकिन रिचर्ड का संप्रेषण सिद्धांत की तुलना में भारतीय साधारणीकरण की प्रक्रिया अधिक जटिल और व्यापक है, क्योंकि ये अलौकिक है और वो लौकिक है। इसमें अलौकिक आनंद मिलता है, उसमें लौकिक आनंद मिलता है। साधारणीकरण की प्रक्रिया में आनंद का निषेध नहीं है। साधारणीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें आनंद का निषेध नहीं किया गया है। इसमें कहा गया है कि आपको जो साधारणीकरण है, इसमें जब आप किसी कलाकार की कृति को पढ़ते हो तो उसमें आप में ब्रह्मानंद सहोदर होता है, मतलब अलौकिक आपको आनंद मिलता है। लेकिन रिचर्ड के लिए सौंदर्य अनुभूति आनंद अनुभूति नहीं है। ठीक है, रिचर्ड के अनुसार आनंद अनुभूति नहीं है। ये पॉइंट याद रखोगे, आपसे पूछा जा सकता है। भारतीय परंपरा का जो आनंद है वो पश्चिमी का जो प्लेजर है वो नहीं है। जैसे आप ये जो शब्द देखे हो गॉड, जो गॉड का मतलब जो ईश्वर है वो भगवान नहीं है। ठीक है, भगवान नहीं है। जैसे आप मन है, मन का आप कभी इंग्लिश खोज के देखना, आप डिक्शनरी आपके पास होगी तो मन का कभी आप इंग्लिश खोजो, क्या आपको मिलता है। ठीक है, आप मन का इंग्लिश खोजो, क्या आपको मिलता है। जो आनंद है वो प्लेजर नहीं है। जिस तरह से जो मन है तो सोल आप बोल दोगे तो सोल तो आत्मा हो जाएगी। तो आप इसका मीनिंग खोजो तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यही पूरा वीडियो था आइए रिचर्ड के बारे में। उनके जो संप्रेषण का सिद्धांत है इनको मैंने इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें। हमारे चैनल पर नए हैं तो इन प्लेलिस्टों को आप चेक कर लोगे, जहाँ पे कई सारे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी अच्छे तरीके से जो आयर रिचर्ड है उनके सिद्धांत है, उनका जो संप्रेषण सिद्धांत है उसको कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो जो आयर रिचर्ड है उनका जो मूल्य सिद्धांत है, जो थ्योरी ऑफ वैल्यू है, उसको हम करेंगे। अब आपको स्क्रीन पे मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने का बटन दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने का बटन दिख रहा होगा और नेक्स्ट वीडियो की लिंक दिख रही होगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में ही आपसे मिलता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।